दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों कई भाइयों का सवाल था कि मैं नए वीज़ा पर आ रहा हूँ ड्राइविंग के लिए, तो मुझे पता नहीं कि कैसे होता है, क्या होता है, तो थोड़ी मुझे मालूमात दीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं सभी वो नए ड्राइवर्स जो आ रहे हैं सऊदी में उनके लिए कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका कफील अच्छा होगा तो आपको भी सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, और कफील अच्छा नहीं होगा तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। कफील अच्छा होगा तो कभी मैडम अच्छी नहीं होती है, कभी मैडम अच्छी हो तो कफील अच्छा नहीं होता है। ये तो आम बात होगी। देखिए शुरुआत से शुरू करता हूँ। जैसे आपको वीज़ा मिलता है, अगर किसी दोस्त ने आपको सऊदी से वीज़ा भेजा है तो आपको पैसे कम लगेंगे, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो अपना कमीशन भी लेते हैं। जैसे कि अगर आपने अपना कोई दोस्त सऊदी में काम कर रहा है और उसने आपके नाम पर वीज़ा भेजा है, आप वो वीज़ा लेंगे, मेडिकल करवाने जाएंगे किसी ऑफिस में, ठीक है। वहाँ ऑफिस में जाओगे तो आपसे पूछेगा, आपसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो आपके हाथ में वीज़ा देखेगा तो खुद वो पता लेगा कि इसको वीज़ा किसी ने भेजा है, ये एजेंट थ्रू नहीं आया है। क्योंकि जब एजेंट आपको भेजता है तो अपने ही पहचान वाले के पास भेजता है मेडिकल करवाने, और वहाँ पे वो लोग 2500 ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट अपना किसी दोस्त ने भेजा हुआ वीज़ा लेकर अगर जाते हैं तो आपको सिर्फ 5000 रियाल लगते हैं। सॉरी, रियाल नहीं, इंडियन रुपीज़ में 5000 लगते हैं। अगर वही एजेंट थ्रू जाते हैं तो आपको 7500 देना पड़ता है, और उसमें आपको सब कुछ वही कर देंगे, आपको भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने खुद देखा है, जब मैं मेडिकल के लिए गया था, मैं एजेंट थ्रू गया था, वहाँ पर बहुत सारे बंदे थे जो मेडिकल करवाने आए थे। जैसे कि उनको कहीं से वीज़ा मिल गया हो, दोस्तों ने भेजा या किसी ने भेज दिया था, तो उसी वीज़ा लेकर वहाँ पर आए थे मेडिकल करवाने। और बहुत से बंदों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसमें कैसी बीमारी, ये वो बहुत, आपको पता ही है ये लोग कैसे करते हैं। मेडिकल आपका फेल हो गया है, आपका आँख में बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऐसे कुछ लफड़े होते हैं। कोई पास भी हो जाते हैं, चलो, और थोड़े जो पैसे के लिए थोड़ी बहुत कमीनापन करते भी हैं। तो मैंने खुद आंखों से देखा है, जो डायरेक्ट वीज़ा लेकर जाने वाले और जो एजेंट थ्रू आते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। बस जाओ, अपना मेडिकल दो, ब्लड दो, चेस्ट का स्कैनिंग करते हैं सब कुछ, और फिर आपको कुछ दिन के बाद आपको कहते हैं, टिकट विकेट लगवा कर बुला लेते हैं कि आपका वीज़ा लग गया है, इस तारीख को आपको इतने बजे इस एयरपोर्ट पे रहना होगा, क्योंकि उस दिन आपको जाना है। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे रहना होगा, फ्लाइट के 3 घंटे पहले। तो मेरी बात यही हुई थी। जैसे मेरा मेडिकल हो गया, मुझे वहाँ पर कैश देना पड़ा 7500 एक्स्ट्रा, 2500 ज़्यादा। और रही बात, जैसे आपका पूरा टिकट विकेट सब हो जाता है, रेडी हो जाता है, एजेंट आपसे टिकट के सब मिला के 80-90 हज़ार तक ले लेता है, ठीक है। अगर मेडिकल के उसमें से काटना हो तो कोई काट लेते हैं, तो कोई नहीं काटते हैं। तो बात ये होती है। अब रहा आपको सऊदी पहुंचते ही, जैसे आप सऊदी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, आपको एजेंट उसका जो आपका कफील है उसका नंबर दिया होता है, वो आप नंबर अपने फ़ोन में रख दीजिए या फिर किसी पर्ची पर लिख कर अपने पास रखिए। मैंने क्या किया था, अपने मोबाइल में भी सेव किया था और अपने हाथ पर भी लिख लिया था, ताकि इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, बैटरी ख़त्म होकर स्विच ऑफ हो जाए, फिर मैं नंबर कहाँ से ढूंढता फिरूंगा। इसलिए मैंने अपने हाथ पर कफील का नंबर लिख लिया था। अब बात ये हो गई, जैसे आप सऊदी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपको आपका कफील लेने के लिए आता है, और बहुत से लोगों के कफील नहीं आते हैं। वो बोलते हैं वहाँ किसी से बात कराओ, टैक्सी से बात कराओ, आ जाना, मैं पैसे टैक्सी के दे दूंगा। वो लोग आप बस उसको टैक्सी वाले को फ़ोन करने के लिए बोलिए, टैक्सी वाले फ़ोन कर देते हैं। अगर कोई भी टैक्सी आपको रास्ते में मिल गया, जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले आप, बहुत सारे टैक्सी घूमते हैं, तो बोलो भैया मेरा कफील है, उसको फ़ोन करना है, तो टैक्सी वाला खुद उससे कफील से बात करेगा, लोकेशन लेगा, आपको लेके जाकर वहाँ पर छोड़ेगा, और कफील को बोलेगा आपका ड्राइवर आ चुका है, मुझे पैसे, मेरा किराए के पैसे दे दो। फिर वो कफील आकर दे देगा। और कभी कभी कफील खुद ही आ जाते हैं लेने के लिए एयरपोर्ट पर, और आकर ले जाते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ आओगे
आपको एक छोटा सा रूम दिया जाता है रहने के लिए। और कोई अच्छे कफील हो, आपको नाश्ता बिश्वा करवाते हैं, फिर बोलते हैं आप इतने दूर से सफ़र से आए हैं, आराम कर लो। अगर आप सुबह पहुँचे हो यहाँ पर तो आपको बोलेंगे आराम कर लो, शाम को फिर बात करेंगे। आपको रूम में भेजा जाएगा, आप देखोगे, रूम में आओगे, रहोगे। आपको देखना रूम गंदा है तो साफ़ कर लेना है। कुछ कफील पहले से ही साफ़ करवा कर रख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे आप आ गए, आपको नाश्ता बिस्टा दे दिया, फिर शाम को आपको कफील बुलाएगा और लेके जाएगा बक्काला। बक्काला मतलब दुकान, और वहाँ पर आपको खाने पीने के सामान दिलवा देगा। जो भी आपको चाहिए, आपको पूछेगा भाई क्या चाहिए, आपको क्या बना के खाना है। गैस होती है, कोई कोई घर पे इलेक्ट्रिक गैस होती है बिजली पर चलने वाली, और कोई वो सिलेंडर छोटा वाला वो होता है। बर्तन सब पहले से होते हैं। अगर ना हो तो उसको बोलना है कि ये बर्तन नहीं है, मैं पकाऊं कैसे, किस में खाना बनाऊं और किस में खाऊं। रही बात, कोई कफिल साथ में नहीं आते हैं, कोई 200 रियाल 300 रियाल दे देते हैं, जाओ वहाँ पर बक्काला है, तुमको जो खाना है लेके आकर खाओ, तुम्हारा ये कर दो। तो दिक्कत ये होती है, जिसको खाना बनाना नहीं आता वो होटल से कुछ ले लेता है खाना 15 रियाल का, 20 रियाल का, फिर कभी नाश्ता लेता है। वो 200 रियाल जो है आपके यूं ही ख़त्म हो जाते हैं 10-15 दिन के अंदर। क्योंकि पहले आप खाना लेते हो, आपको कम लगता है 15 रियाल का। अच्छा, इतनी बिरयानी मिल रही है चिकन के साथ, वाह 15 रियाल मतलब कितने कम है। आप लेते हो, दूसरे दिन में वही लेते हो, करते करते 10 दिन में आपके 200 रियाल ख़त्म। अब जिसको खाना बनाने आता है वो 200 रियाल का 1 महीने का राशन लेकर आकर रखेगा। टमाटर, प्याज, बीज सब लेकर आएगा, दाल लेके आएगा, बनाएगा, खाएगा, आराम से धीरे धीरे से महीना निकालेगा। जो नए आए हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो लोग होटल से ये ला कर खाकर पूरे पैसे ख़त्म करके बैठ जाते हैं, और फिर कफिल के पीछे लगते हैं मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। कोई कफिल दे देता है, कोई कफिल बोलता है यार क्यों तुमने इतना ख़त्म कर दिया पैसे। और वही 200 रियाल आप जब नए आते हैं तो आपको 1700 रियाल होती है, और कहीं कहीं 1800 होती है। अगर आप एकदम नए आ रहे हैं तो कोई कफिल होते हैं जो 1500 भी रियाल देते हैं। और रही वो 200 रियाल, जब आप आए थे तो वो 200 रियाल वो काट भी लेते हैं, और कोई अच्छे कफिल हो वो काटते नहीं है, बस बोलते हैं रहने दो, वो मेरे तरफ से था, ये तुम्हारी सैलरी पूरी ले लो। अब आगे का प्रोसेस ये है, आपको दूसरे दिन से ड्यूटी लगा देते हैं। मतलब आपको कफिल देखेगा साइड में बैठकर कि गाड़ी कैसे चलाता है, ठीक है, इसको गाड़ी चलाने आती भी है या नहीं, बैठकर देखता है। आपको कोई घबराने की बात नहीं। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो आपको लेफ्ट साइड ड्राइविंग, राइट साइड ड्राइविंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे भी पड़ी थी, मैं इंडिया में राइट साइड की ड्राइविंग करता था, जब यहाँ आया लेफ्ट साइड ड्राइविंग किया, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। बस यही है कि इंडिया में आपको जैसे सिंगल रोड होता है, 1 वे होता है, आपको यहाँ रहना होता है, और यहाँ पे जो ट्रैक है ना, यहाँ की जो ट्रैक है तो डबल लाइन की है, तो आपको जाने का रास्ता इधर से इस राइट साइड से होगा, आने का रास्ता लेफ्ट साइड से होगा। तो आप नई ड्राइविंग करते हो तो आप फास्ट लेन में कभी ना रहे, आप बीच लेन में रहे या फिर लास्ट ट्रैक में रहे। बीच की ट्रैक या फिर लास्ट की ट्रैक, यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने ट्रैक से आराम से जा रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि वो फास्ट लाइन जिसको जोर से जल्दी जाना होता है वो फास्ट ट्रैक से निकल जाएगा। बस अपने ट्रैक में रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हाँ, आपके पीछे से किसी ने आपको गाड़ी ठोक दी तो गलती उसकी है, क्योंकि उसको 10 मीटर जगह बनाकर चलना होता है। अगर आपने किसी को पीछे से ठोक दिया तो गलती आपकी पूरी हो जाती है। तो कफिल उसका भी अगर खर्चा हो जाए तो कोई अच्छे कफिल लेते भी हैं, और जो अच्छे कफिल हो वो अपने तरफ से भी पे करते हैं, और जो थोड़े ख़राब जो होते हैं वो लोग नहीं, सैलरी से काट लेते हैं। हालांकि उनको इंश्योरेंस मिलता है, फिर भी वो काट लेते हैं। थोड़े इसलिए काटते हैं ताकि ये गलती बार बार एक्सीडेंट ना करे। ऐसा भी होता है ना कि जैसे एक्सीडेंट किया, बार बार एक्सीडेंट होते रहा, कफिल ही पैसे देते रहा, तो हमारे अंदर जो डर होता है एक्सीडेंट का वो निकल जाता है। अगर वो पैसे काटता तो अपने अंदर दिल में थोड़ा एक डर बैठ जाता है, यार गाड़ी कहीं लग गई, कुछ टूट बिट गया तो मेरे सैलरी से कटेगा। तो इस हिसाब से आपके अंदर डर बैठा रहता है, इसीलिए भी काटते हैं। तो 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने के अंदर वो आपका एकामा बना देता है। एकामा मतलब आईडी कार्ड होता है, ठीक है। तो कोई कफिल 10 दिन में भी बना सकता है, 20 दिन में बना सकता है, लेकिन उसका टाइम होता है 3 महीना तक, ठीक है। वो आपकी आईडी बन गई,
उसके बाद जो है आपको मेडिकल पहले करवाते हैं। यहाँ पे जो इंडिया से हम लोग मेडिकल कर कर आते हैं वो यहाँ पर कोई मायना नहीं रखता, वो बस फॉर्मेलिटी वहाँ की बस उतनी है, यहाँ कोई मायना नहीं रखता। यहाँ आपको मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल करवाने के बाद में 2-3 दिन के बाद कफिल को मैसेज आएगा, फिर वो जाकर ऑफिस में आपका इकामा लेगा और आपको दे देगा। इकामा इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी भी यहाँ बक्काला दुकान विकान कहीं जाते हो तो आपके पास इकामा ना हो तो पुलिस जो है, जिसको सुरता बोलते हैं यहाँ पर, आपको सीधा पकड़ कर ले जाएगी और जेल में डालेगी। जब तक कफिल आएगा ये आएगा आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, जेल में रहो। ये उससे अच्छा जब के पास आईडी होती है तो बहुत अच्छा होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। रही बात लाइसेंस की, लाइसेंस के लिए फिर एक मेडिकल होता है, आई टेस्ट होता है, उसके फीस भी कफिल देता है। इकामा का फीस भी कफिल देता है और लाइसेंस के लिए जो मेडिकल करवाते हैं उसका भी फीस जो होता है वो भी कफिल ही देता है, आपको नहीं देना पड़ता एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो मेडिकल के बाद आपको दल्ला जाना पड़ता है। दल्ला मतलब ड्राइविंग स्कूल, जो ITO के पास ही होता है। वहाँ पर जाते हैं, आपको टेस्ट लिया जाता है, कंप्यूटर टेस्ट। पहले आपको क्लास दी जाती है, एक वहाँ पर एक टीचर होता है, आपको जो भाषा चाहिए आप सिलेक्ट कर देते हैं। एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म में लिखना होता है आपको कौन सी भाषा अच्छी से समझ में आती है। इंग्लिश, हिंदी, हर भाषा होती है, बांग्ला, हर भाषा होती है, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आपको हिंदी आती है तो हिंदी क्लास देना पड़ता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट में 20 सवाल पूछे जाते हैं, सिग्नल्स दिए जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। 20 में से 15 आपको सही जवाब अगर आपके हो गए तो आप पास हो जाते हैं, और अगर आप फेल भी हो जाए तो आपको दोबारा वापस से टेस्ट देना पड़ता है पैसे देकर। तो अगर कफिल चाहे तो आपको वो भी पास करवा सकता है, लेकिन थोड़े नहीं करवाते। जिसको अर्जेंट होता है कफिल को, वो आपको पास करवा देता है कुछ अपने सेटिंग से, या फिर वह फेल होने के बाद वापस टेस्ट देनी पड़ती है। चलो ये बात होगी। अगर आप कंप्यूटर टेस्ट भी पास हो गए, उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट ली जाती है। इंस्पेक्टर जो पुलिस होता है आपके बाजू में बैठता है, आप पहले से ही गाड़ी में बैठे हुए होते हो, ठीक है। तो जैसे RTO पुलिस आपके बाजू में आके बैठता है, आपको बेल्ट लगा कर रखना होता है, गाड़ी हैंड ब्रेक पर होना ही रहती है, स्टार्ट रहनी चाहिए। आपको बोलेगा, जैसे बैठे बोलेगा जाओ, तो आपको बिल्कुल गाड़ी जाओ उठाना नहीं है। आपको पहले मिरर में देखना है, राइट साइड में, फिर ऊपर के मिरर में देखना है, पीछे से, ऐसे बस उसको दिलासा दिलाने के लिए कि हाँ भाई मैं पूरा रूल्स निभा रहा हूँ। एक बार लाइसेंस मिलने जाए फिर वो कौन देखता है, हाँ, लेकिन देखना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि आप जैसे लाइसेंस मिल गए तो आप हवा में उड़ने लगो, नहीं, आपको पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे ही पुलिस बोलता है चलो जाओ रहो, तो आपको हैंड ब्रेक निकालना है, गियर में डालना है, अगर ऑटोमेटिक गियर हो तो D में डालना है, राइट साइड में देखना है अपने, और थोड़ा सा मिरर को थोड़ा ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट भी करना है ताकि उसको पता चले कि हाँ ये बहुत सही ड्राइवर है। तो आपको बोलेगा जाओ, आप जाते रहो, बोलेगा यहाँ से घुमाऊँ, फिर आके आपको वो गाड़ी से उतर जाता है। उतरने के बाद बोलता है रिवर्स लो गाड़ी। मैं यहाँ, अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं यहाँ लगा दूंगा कि कैसे ये लोग टेस्ट लेते हैं। तो आपको 2 पाइप रहते हैं, पाइप के बीच में आकर रिवर्स में आकर इसके अंदर पार्किंग करनी होती है। अगर आप पाइप को गाड़ी टच होती है तो आप फेल हो जाते हैं। अगर बिना टच किए अच्छे से पार्क कर देते हैं तो फिर आप पास हो गए। और रिवर्स लेते समय हमेशा इंडिकेटर चालू रखो, जो इमरजेंसी इंडिकेटर होता है ना चारों तरफ, वो चालू होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अगर टेस्ट में पास हो गए, सुरता आपसे साइन लेगा, फिर आपको कहेगा जाने के लिए। जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो लाइसेंस रेडी होगा। लाइसेंस का आपको मैसेज नहीं, आपको सब कफिल को आएगा। जैसे कफिल को मैसेज आएगा वो जाएगा वहाँ पर सुरता में और आपका लाइसेंस लाकर आपको दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो अब तक का यही बात है। और रही बात सैलरी आप कैसे भेजें, देखिए अब तो, पहले तो ज़माने में 2013 में मैं सऊदी में आया था, अब तो 2024 हो गए। उस वक्त जो था यहाँ पे जो ऑनलाइन सिस्टम था मोबाइल से भेजने का, ये सब उतना नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस आपको बैंक में जाना था, इकामा देना था, आपका बैंक अकाउंट देना था, वो लोग भेज देते थे। उस वक्त 10 रियाल या 15 रियाल ऐसे कुछ चार्जेस थे। अब तो STC पे आ गए हैं, मोबाइली पे, UR पे, बहुत सारे फ्रेंडली पे, बहुत सारे ऐप आ गए हैं। आप खुद ही अपने मोबाइल से भेज सकते हैं और आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट बनने के बाद
आप खुद ही भेज सकते हैं। तो आपको बैंक में जाकर लाइन नहीं, हमको पहले 2-2 3-3 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता था पैसे भेजने के लिए। अब तो बस 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर पैसे चले जाते हैं। तो आपके आईडी से ही सब कुछ काम होता है। आपके पास आईडी है तो ही आप अपने मुल्क पैसा भेज सकते हैं, बिना आईडी के आप नहीं भेज सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त हो जिसका आईडी हो, आप उसको बोलें कि ये मेरे एकामा पे पैसे भेज दो, तो वो भेजता है। तो पहले ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है कि लोग पैसे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी डर बैठ गया है कि यार मेरी सैलरी इतनी है, फिर ये इंक्वायरी ना हो जाए, ये ज़्यादा पैसे कैसे भेजा, इसने अपनी भी सैलरी पहले भेजी, फिर वापस पैसे भेज रहा है, तो इतने पैसे इसके पास कहाँ से आए, इंक्वायरी ना हो। तो इसीलिए भी थोड़े डरते हैं, थोड़े नहीं भेजते हैं, कोई भेज भी देते हैं। ठीक है, यही बात हो गई। ड्यूटी का क्या होता है, ड्यूटी का अगर आपको सुबह में मदरसा, बच्चे होंगे घर में तो मदरसा जाना पड़ेगा, स्कूल छोड़ना पड़ेगा, सुबह 6 बजे, 6:30, 7 जो भी टाइम है, तो आपको गाड़ी स्टार्ट करके रेडी रहना होता है। जैसे बच्चे लोग आए उनको मदरसा छोड़ें, एक बच्चा एक ही स्कूल में है तो वो भी अच्छा है, या फिर कुछ स्कूल 2-2, 3-3 स्कूल होते हैं अलग अलग, तो उनको छोड़ना होता है अलग अलग। फिर उसके बाद आप रूम में आना है, आपको जो नाश्ता करना है नाश्ता करो। आपकी गाड़ी गंदी हो तो अपनी गाड़ी धो लेना है, साफ़ करना है, फिर आकर नहाना धोना सब करना है आपको। जो खाना बनाना है तो खाना बना कर लेना होगा। फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ इतने बजे स्कूल की छुट्टी होती है, आपको इतने बजे जाना है। तो अगर दूर हो तो आधा घंटा पहले ही घर से निकलना है, अगर थोड़े यहीं आसपास में हो तो उसी वक्त भी जा सकते हैं। और जल्दी जाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको पार्किंग मिल जाती है। अगर लेट जाओगे तो फिर पार्किंग का बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह भी नहीं होती है। उसके बाद ये हो गया, फिर दोपहर के बाद आपने बच्चों को स्कूल से ला दिया, घर पे छोड़ दिया, आप खाना पीना खाओ। अगर मैडम को कहीं जाना है, मॉल वेल जाना है, तो वो फ़ोन करेगी आपको कि चलो मुझे इधर जाना है, फिर उसको लेकर जाना होगा। अब जब भी आपको फ़ोन आए मिशवार का, मतलब कहीं जाने के लिए मैडम बोल दें, तो अपना सामान जो भी है अपने ज़रूरत के, अपने एक छोटी सी बैग लो, उसमें रख दो। अपना इकामा हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका मोबाइल चार्जर हो गया, ठीक है, ऐसे जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों अपने बैग में हमेशा रखो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है। कोई जाते हैं 3 बजे दोपहर में जाएंगे तो आ जाते हैं 9 बजे, 10 बजे, कोई तो 12-2 बजे लगा देते हैं। हाँ, कोई अच्छी मैडम होगी तो फ़ोन करके बीच में बोलेगी ये लो पैसे लो और जाके कहीं खाना खा कर आओ, वरना कोई तो पूछते भी नहीं, तो अपने ही पैसों से जाकर खाना पड़ता है। तो हो गई ये बात जो नए लोगों आते हैं उनके लिए। और भाई और कुछ भी सवाल चाहिए सऊदी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा सही। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले एक बात है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।